क्वेश्चन नंबर 91 है सबसे पहले, प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका एकदम आसान आंसर है एनएनपी भाग में जनसंख्या। प्रश्न नंबर 92 है, भारत में लिंगानुपात दर्शाता है डैश पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो दोस्तों ये भी एकदम इजी था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो दो। अब चलते हैं क्वेश्चन 93 पर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो घटनाएं हैं, वेवले योजना पर विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन, भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मनाया जाना। तो दोस्तों इनकी अगर डेट देखेंगे आप, जो पहला जो घटना हुई थी वो हुई थी 1945 में, और जो ये तीनों घटनाएं हैं ये तीनों हुई थी 1946 में ही हुई थी। और इसमें जो दूसरे नंबर पे है भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह, तो ये हुआ था फरवरी में, और मार्च में आ गया था कैबिनेट मिशन, और अगस्त में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल ये सीरियल वाइज ही दे रखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जिसमें भी सीरियल वाइज हमें दे रखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा वर्ष भारत की जनसंख्या के महान विभाजक के रूप में माना जाता? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1921। क्वेश्चन नंबर 95 में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आविष्कारक है और यहाँ कृषि आविष्कार है। तो कृषि आविष्कार है और इधर आविष्कारक का नाम दे रखे हैं जैथरो टूल बीज बुआई। तो बिल्कुल सही, इन्होंने ही किया था इसका आविष्कार। और इसके बाद दूसरे नंबर पे है इसमें चार्ल्स टाउनसेंड, चक्रीय फसल, बिल्कुल ठीक है। रॉबर्ट बैकवेल, पशुओं की नस्ल सुधारने की तकनीक, बिल्कुल सही है ये भी। आर्थर यंग, रासायनिक खाद, तो दोस्तों इन्होंने नहीं किया था रासायनिक खाद का। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये आंसर नहीं है, मतलब ये कथन जो है, ये आविष्कार ये सही है, ये गलत है, तो इसलिए ये इसका आंसर है, क्योंकि नहीं है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 96 है, नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाली समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं? पुनीत वन, शोला वन, मैंग्रोव वन, शारदा वन। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, शोला वन। अब आ गए हैं प्रश्न नंबर 97 पे, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, काला अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये है मास्को सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, डम्बल्टन ओक सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन। तो दोस्तों अगर इनकी सम्मेलनों की बात करें, तो सबसे पहले वाला जो सम्मेलन हुआ ये हुआ था 11/11/1943 को, और जो दूसरा सम्मेलन था तेहरान सम्मेलन, ये हुआ था 28/11 से और 1/12/1943 को। दोनों 1943 में हुए हैं। और तीसरे नंबर का है डरबन ओक सम्मेलन, ये हुआ था 1944 में, और याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में। तो दोस्तों इनका भी जो क्रम है वो बिल्कुल सीधा हूबहू ऐसे का ऐसा दे रखा है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसी क्रम में है, ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 98 पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इटली की 1848 की क्रांति के दौरान घटित नहीं हुई? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं 90% श्योर हूं इसमें, जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, लाल कुर्ती दल का नेपल्स की ओर प्रस्थान। ये नहीं हुआ था 1848 की जो क्रांति हुई थी। देखो सिसिली राज्य में संविधान की घोषणा ये बिल्कुल हुई थी 100%। ऑस्ट्रेलियन साम्राज्य पर सार्डिनिया राज्य का आक्रमण ये भी हुआ था। तो जरा सा जो डाउट आता है वो 3 और 1 में से आता है। एक में मतलब 90% में श्योर हूं कि इसका आंसर जो आएगा वो एक ही आएगा, कि लाल कुर्ती दल का नेपल्स की ओर प्रस्थान, और 10% है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न आ गए हैं अब 99, सेल का से अभिप्राय। तो सेल से तो दोस्तों काफी इजी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है सेल, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 100 पे, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से विकसित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र जो था वो किया गया था रूस के सहयोग से विकसित। अब आगे है क्वेश्चन 101 पे, 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान हो, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में विद्रोह से हुई थी, सबसे पहले हुआ था मेरठ का विद्रोह। अगर आपको ये पता था तो आपका आंसर हो गया, क्योंकि सबसे पहले ए सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही है इसका सही आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 103,
वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मानव शब्दावली किस विचारक से संबंधित है? हैबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूज, एरिक फ्राम, अल्थूजर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हर्बर्ट मार्क्यूज। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 103 का। तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट था, तो मैं अब वो आपको बताऊंगा नहीं। जैसे ही वो क्लियर हो जाएंगे तो या तो एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास ले आऊंगा, या तो नीचे इस वीडियो के नीचे ही कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, कमेंट भी आएंगे तो भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। बारदोली छोड़ा नामक स्थानीय तूफान आता है। तो दोस्तों ये तूफान आता है असम में। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। भारत के अंतिम ऋणदाता कौन है? तो भारत के जो अंतिम ऋणदाता है वो है आरबीआई। प्रश्न नंबर 106, निम्नांकित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है? तो संघीय शासन प्रणाली संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही है, संविधान सर्वोच्च है। संघीय केंद्र एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्ति का वितरण, बिल्कुल सही है। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसके तीनों ही विकल्प हैं सही, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 107 पे। तो इसका हिंदी का पोर्शन नहीं है तो इंग्लिश वाले में ही देख लेते हैं। द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 80.89 टू 64.64। ये मेल का है, ये फीमेल का है। क्वेश्चन नंबर 108, हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माइकल वाल्जर। Number 109. In which type of unemployment a person is apparently employed but his contribution to the production is almost nil? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डिस्गस्ट। और अगर इसकी हिंदी में हम बात करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अदृश्य। और क्वेश्चन है, मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति कार्यरत प्रतीत होता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान नगण्य होता है। अब आ गए हैं आगे क्वेश्चन नंबर, आगे हैं हम 111 पे। 111 क्वेश्चन नंबर भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो 111 भी मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ। काला हांडी व संबलपुर प्रमुख उत्पादक हैं। तो किसके उत्पादक है? काला हांडी व संबलपुर प्रमुख उत्पादक है बॉक्साइट के। तो दोस्तों ये 111 का आंसर है, 111 क्वेश्चन का आंसर है बॉक्साइट के। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, काला हांडी व संबलपुर प्रमुख उत्पादक हैं और इसका ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक और सोना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बॉक्साइट। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। ICAR है, तो ICAR की हमें बतानी है इसमें फुल फॉर्म। तो ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 113, वर्ष जिसमें गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1922। इनको किया गया था 10 मार्च 1922 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के इधर अनुच्छेद है, इधर प्रावधान है। तो अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी, तो बिल्कुल इनसे ही संबंधित है। 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल। और 324 भारत का निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही है। 337 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये है गलत, और तो इसका आंसर नहीं आ गया है, तो जो हमारा इसमें गलत है वही है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 337 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये है इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। निम्नांकित में से कौन से चिंतक लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल संबंधित है, पेरेटो और मोस्का भी है। तो ये दो तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो है। अब डाउट आता है 1 और 4 में से, तो जिसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 किसमें कॉमन है? एक तो इसमें कॉमन है और एक इसमें कॉमन है। तो या तो इसका आंसर पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है। जैसे ही क्लियर होगा इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, कमेंट के माध्यम से नीचे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में। पृथक निर्वाचन मंडल भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। प्रश्न नंबर 117, करेवास है, करेवासी क्या है? हिमानी निक्षेप है, ये ऑप्शन नंबर 1।
प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो कौन सी इनमें से समस्या नहीं है? क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, अधिकतम निजी लाभ, किसके लिए उत्पादन हो? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, अधिकतम निजी लाभ। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो चक्रवात हिंद महासागर में आते हैं, सही है। विली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। टाइफून पूर्वी अटलांटिक महासागर में आते हैं, तो ये नहीं आते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही है। हैरिकेन अटलांटिक महासागर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर हम 121 पे, अल्पकाल में निम्न में से कौन सी एक परिवर्तनशील लागत है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कच्चे माल की लागत। प्रश्न आ गया है अब अपना 122, दुर्बलता मंडल है, तो कौन सा दुर्बलता? मेंटल का निचला भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, भूपटल का निचला भाग, भूपटल का ऊपरी भाग? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, मेंटल का ऊपरी भाग। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृत नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, काल्डेरा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन राइल्स द्वारा नहीं लिखी गई? ये 4 पुस्तकें हैं। द थ्योरी ऑफ जस्टिस ये लिखी गई है, द लॉ ऑफ पीपल्स ये भी लिखी है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये भी लिखी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम ये नहीं लिखी गई है जॉन राइल्स के द्वारा। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे, सूफी संत जिनकी दरगाह अजोधन में अवस्थित है, तो अजोधन में है शेख फरीदुद्दीन गजे शक्कर, तो इनकी है ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर इसका। क्वेश्चन 126, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पे ध्यान जरूर दीजिए आप, बाकी बोल्ड करके लिखते भी हैं क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। ऑप्शन है, यह मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, बिल्कुल पाई गई थी। यह कांसे से निर्मित है, बिल्कुल है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां हैं, बिल्कुल है ये भी। इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, तो दोस्तों इसकी लंबाई 2 फीट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत है। तो जो ये गलत है क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 4, इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है। प्रश्न नंबर 127, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ अक्टूबर 2010 में। प्रश्न नंबर 128, फेरा का पूर्ण रूप क्या है? फेरा का पूर्ण रूप हमें बताना, तो इसका है विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है फेरा का जो है फुल फॉर्म है वो। प्रश्न नंबर 129, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गंगावतरण मिलता है, तो ये मिलता है महाबलीपुरम में। प्रश्न नंबर 130, भीतरी ग्रह हैं, तो कौन से हैं? ग्रहों के उपग्रह, गैसीय ग्रह, केवल सूर्य व पृथ्वी के मध्य स्थित ग्रह? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूर्य व शुक्र ग्रह पेटी के मध्य स्थित ग्रह है। प्लैनेट्स बिटवीन सन एंड बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे, अपसौर क्या है? जब पृथ्वी चंद्रमा के निकटतम दूरी पर होती है, बिल्कुल ये नहीं है। जब पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी पे हो, नहीं। जब पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो, नहीं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो, तो ये है इसका सही आंसर। अब आ गए हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 134, मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे? खाद्यान्नों जैसे सामान के परिवाहक। क्वेश्चन नंबर 135, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है विनी मंडेला, आंग सान सूची की, नेल्सन मंडेला की, बराक ओबामा की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नेल्सन मंडेला की। ये है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। प्रश्न नंबर 136, पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर है 3, कार्योलिस। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 137, मानचित्र के 3 घटक है, मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और संकेत। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 139, एक क्षैतिज मांग वक्र दर्शाता है कि मांग की लोच होगी, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, अनंत। अल बरूनी की किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, अरबी में ये लिखी गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 से, निम्नांकित में से किसके अतिरिक्त सभी मांग के निर्धारक घटक हैं? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, पूर्ति की मात्रा, आय? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, पूर्ति की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 144, यूएनएफसीसी
UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 21 मार्च 1994 से। नंबर 145, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 461। नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ गैसें हैं या आयतन का प्रतिशत है? नाइट्रोजन 78.08 ये ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0036 ये गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा, गलत बताना है तो गलत यही है, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड गलत है। प्रश्न आ गया है 147, आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, बिल्कुल हुई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं, बिल्कुल है। प्रश्न ऑप्शन 3 है, वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है, बिल्कुल सही है, तो इसके सही सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर अब आ गए हैं 149 पे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ठीक है दोस्तों, ये थे टीजीटी में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चन आंसर, उनकी जो 100% सही आंसर की हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जिस भी क्वेश्चनों में डाउट था वो हमने छोड़ ही दिए हैं, और लगभग कितने क्वेश्चन छोड़े हैं मैं ये भी बता देता हूँ आपको। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके आंसर हमने आपको नहीं बताए हैं। 60 में से 50 क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दी है, आंसर की प्रोवाइड करा दी है, और लगभग बिल्कुल सही आंसर की हैं। ये कोई होगा तो कोई एक आध गलत कह नहीं सकते, एक आध हो सकता, बाकी चांस है नहीं गलत होने के इसमें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं इनके आंसर की बड़ा जल्द हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, या तो अलग से एक वीडियो ले आएंगे, या इसी वीडियो के नीचे आपको नीचे कमेंट में ही मिल जाएंगे इनके आंसर। दोस्तों उन सब के लिए कर लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।